हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर ट्रिक्स बाय एनके में हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता ही है, एग्रीकल्चर से रिगार्डिंग जो भी ट्रिक्स वगैरह होती है, हम आप लोगों को वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवाते रहते हैं। उसके साथ साथ ही जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह हैं, वो भी हम आप लोगों के साथ में शेयर करते हैं। या जो एग्रीकल्चर से रिगार्डिंग कोई भी नोटिफिकेशन आता है, तो हम आपको उसकी सटीक जानकारी आप तक प्रोवाइड करवाते हैं। तो चलिए, अब आज अपन मुख्य मुख्य क्वेश्चनों की बात करेंगे कि जो एक मैं ब्रीड विशेष से लेके आया हूँ, या फिर मैं बोलूँ कि अगर एक जो अपनी नस्लें होती हैं, तो उनके अंदर जो मुर्गी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन वगैरह बनते हैं अपने, तो आप लोग जितने भी मोस्ट क्वेश्चन हैं कि इनसे बाहर कोई नहीं जाने वाला, तो उनकी अपन ये क्वेश्चन सीरीज़ है। तो आई होप कि आप लोगों के लिए, सभी के लिए यूज़फुल रहेगी। क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो आपने देखोगे कि वो काफ़ी रिपीट होते रहते हैं और काफ़ी बार पूछा जाता है। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ मैं आप लोगों के सामने। आप लोगों के सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, मुर्गी का मांस कहलाता है। तो आप लोगों को पता है कि किसी न किसी का मांस पूछा ही जाता है, चाहे आप गाय, बफेलो या फिर आपका भेड़, बकरी, किसी का भी एक ना एक का तो पूछा ही जाता है कि किसके मांस को क्या कहा जाता है। तो चलिए, अपन बात करते हैं मुर्गी के मांस को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपके सामने चिकन, ऑप्शन नंबर 2 है सफ़ेद मांस, ऑप्शन नंबर 3 है व्हील और ऑप्शन नंबर 4 है 1 और 2 दोनों। तो आई होप कि आप सभी लोगों को पता ही होगा कि चिकन को, मुर्गी के मांस को क्या कहते हैं, चिकन भी कहते हैं। और उसके साथ साथ ही सफ़ेद मांस भी किसे कहा जाता है, मुर्गी के मांस को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ए व बी दोनों। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आता है सेकेंड नंबर, कि 6 सप्ताह के चूजे का शरीर भार कितना होता है। तो जो 6 सप्ताह का चूजा होता है, उसका शरीर भार कितना होगा, 1 किलो का होता है या 1.5 केजी या 1.5 किलो का होता है, 2 केजी का होता है या 2.5 या 2.5 केजी का होता है। तो ओबियसली आप सभी लोगों को पता ही होता है कि 6 सप्ताह के चूजे कितने केजी के होते हैं, 1.5 केजी के आपके 6 सप्ताह के चूजे होते हैं। तो इसका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ सेकेंड थर्ड नंबर की या तीसरे नंबर क्वेश्चन की, अंडे उत्पादन वाली मुर्गियों को कहते हैं। तो इसके अंदर फ्रेंड्स आपके सामने कई टर्मिनोलॉजी दी गई है। इसके साथ साथ ही अपन जो कम्युनिटी वाला ऑप्शन होता है, उसके अंदर क्वेश्चन वगैरह डालते रहते हैं। तो उसके अंदर अगर आप चाहोगे तो कुछ फैक्ट्स भी डालने स्टार्ट कर देंगे। तो अगर आप आसान वे के अंदर याद करना चाहते हो, तो फैक्ट्स भी अगर डेली के एक एक दो दो फैक्ट्स पढ़ोगे, तो आपको देखते ही देखते पता नहीं लगभग लगभग सभी फैक्ट्स याद हो जाएंगे। तो उसका भी अपन कोशिश करेंगे। अगर मैं बात करूँ इस क्वेश्चन की, अंडे उत्पादन करने वाली मुर्गियों को कहते हैं। तो अंडा उत्पादन करती है उसे क्या कहते हैं, तो लेइंग कहते हैं, लेयर्स कहते हैं, ब्रॉयलर कहते हैं या ग्रोवर्स कहते हैं। तो ये काफ़ी टर्मिनोलॉजी, यानी कि सभी किसी न किसी से रिलेटेड है, लेकिन आगे भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो मैं इनको यहीं डिस्क्राइब नहीं करूँगा, क्योंकि आने वाले क्वेश्चनों के अंदर आपको इनके सबके आंसर मिलने वाले हैं। तो बात करूँ मैं इसको कि अंडा उत्पादन वाली को, तो अंडा उत्पादन वाली को क्या कहते हैं, लेयर्स कहा जाता है फ्रेंड्स। और इनको याद करने को आसान तरीका भी अगर आपको चाहिए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम आप लोगों को शानदार शानदार ट्रिक प्रोवाइड करवाएंगे। तो ऐसे मैंने ब्रीडों की जितनी भी ब्रीड वगैरह है, उनको याद करने की ट्रिक पहले ही प्रोवाइड करवा चुकी है वीडियो के माध्यम से। तो आप उनको जाके एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, निम्न में से किस नस्ल में पी कोम पाई जाती है ना। तो पी कोम किसके अंदर पाई जाती है ना, जो उसके मुर्गे के ऊपर जो कोम्ब होती है, तो वो पी के आकार की होती है ना। तो वो किसके अंतर्गत पाई जाती है, कोचिन में, बर्मा में, प्लाईमाउथ में या कार्निस के अंतर्गत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कॉर्निस के अंतर्गत। तो इसका पूरा नाम आ जाता है ना, रेड कॉर्निस। कई बार रेड कॉर्निस लिखा हुआ आ जाता है, तो वो भी आप ध्यान रखना है ना। तो रेड कॉर्निस के अंतर्गत क्या पाया जाएगा, आपका जो आपकी पी कॉम लाइक स्ट्रक्चर होती है, वो इसके अंतर्गत पाई जाएगी, कॉर्निस। तो इसका राइट आंसर 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, अंडा उत्पादन में मुर्गी की कौन सी नस्ल का विश्व में प्रथम स्थान है। तो जो सर्वाधिक अंडे देती है, ऑब्वियसली बात है कि जो सर्वाधिक अंडे देगी वही विश्व में प्रथम स्थान पर रहेगी। तो वो कौन सी है, रोड आइलैंड या प्लाईमाउथ रॉक या रेड कॉर्निस या फिर वाइट लैंड ऑर्ब। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वाइट लैंड हॉर्ब। अगर इसके साथ साथ ही मैं बात करूँ रेड कॉर्निस, जो आपने पहले ही बता दी कि जो पीकॉम लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है इसके अंतर्गत, है ना। और अगर इसके अलावा मैं बात करूँ रोड आइलैंड, ये आपकी क्या हो जाएगी, द्विप्रयोजनीय नस्ल के अंतर्गत आ जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, वाइट लैंड हॉर्ब हो जाएगा। कि सर्वाधिक जो अंडे देती है वो कौन देती है, वाइट लैंड हॉर्ब। ऑलमोस्ट ज़्यादा भी नहीं तो 210 के लगभग इसका ईयरली एग देने का होता है। तो एक साल के अंतर्गत 210 के लगभग ये क्या देती है, अंडे देती है। तो ये भी कई बार पूछ लिया जाता है।
अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की, रानीखेत किसका सामान्य रोग है? तो रानीखेत किस में होता है? ये आपका जेट के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है 2022 के अंतर्गत, मतलब कि आपके 2 दिन पहले ही जो एग्ज़ाम हुआ है इसके अंतर्गत भी पूछा गया है, और ये क्वेश्चन अपन ने पहले भी सोल्व करवा चुके हैं। अगर आपने क्वेश्चन सीरीज़ देखी हो तो काफ़ी क्वेश्चन एट इज़ इट ऐसे ही उठ के आए हैं अपने जो जेट वालों के लिए। या मैं बात करूँ, कई क्वेश्चन ऐसे आए हैं त्रिपीजी वालों के अंदर भी, कि जो ऐसे एज इट इज़ ऑप्शन भी चेंज नहीं हुए, ऐसे कैसे उठ के आए हैं कई क्वेश्चन। तो ये प्रश्नोत्तरी आप लोगों के लिए कितनी यूज़फुल है ये आप लोग समझ ही सकते हैं। इसके साथ साथ ही जो आपकी सुपरवाइज़र की होती है उसके अंदर भी काफ़ी क्वेश्चन मैच होते हुए मिलेंगे आपको, कि हाँ काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए बात करते हैं कि जो रानीखेत है वो रोग किस में होता है? कुक्कुट में होता है, सूअर में होता है, गोपशु में होता है, या भेड़ के अंतर्गत होता है? तो क्या होता है कि जब जेट का एग्ज़ाम देते हैं तो बच्चे 12th पास करके ही आते हैं। तो कुक्कुट किसे कहते हैं? मुर्गी पालन को, है ना, पोल्ट्री को। तो ये भी आप याद रखना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुक्कुट पालन, है ना। तो मुर्गी, अगर डायरेक्ट मुर्गी नहीं दिया हुआ हो तो उसके अंतर्गत ये पोल्ट्री भी दे सकता है ना, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर। अगर इसके अलावा मैं बात करूँ, जो रानीखेत बीमारी का संक्रमण किसके द्वारा होता है? ये भी कई बार पूछ लिया जाता है, जैसे कि आपने फूड एंड माउथ डिजीज़ एफएमडी सुना होगा, उसका पूछ लिया जाता है। एंथ्रेक्स हो गया, इसका पूछ लिया जाता है। तो ऐसे ही किसके द्वारा ये संक्रमण फैलते हैं, ये काफ़ी बार पूछ लिए जाते हैं। तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि किसके द्वारा क्या फैलता है ना। तो अपन बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो रानीखेत बीमारी जीवाणु के द्वारा फैलती है, कवक के द्वारा, या माइकोप्लाज्मा, या वायरस के द्वारा? तो जैसे कि अपन ने पहले ही बात कर लिया, रानीखेत फैल रही किसके अंतर्गत है? जो आपका कुक्कुट होता है या पोल्ट्री होती है उसके अंतर्गत ये बीमारी फैलती है, और किसके द्वारा फैलती है? ये वायरस के द्वारा फैलती है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फिर अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में है, भारत की सबसे भारी मुर्गी की नस्ल है। तो जो सबसे भारी है वो कौन सी नस्ल है? असील है, बर्मा है, या कड़कनाथ है, या इनमें से कोई नहीं? तो आई होप कि सभी लोगों को पता ही होगा कि जो असील है वो सबसे भारी नस्ल आपकी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, बदियाकृत नर मुर्गा कहलाता है। तो ये भी काफ़ी बार पूछ लिया जाता है कि जो बदियाकृत नर है, जो मुर्गे होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो कैम्पन कहते हैं, गुल्लक कहते हैं, या टिंचर बुल होता है, या मुर्गा होता है? तो ऑब्वियसली बात है कि कई बार मुर्गे सोचकर मुर्गा ही कर देते हैं टिक्की, लेकिन ये गलत है। और टिंचर बुल आपको पता ही है कि जो क्या आपके सामने बुल होते हैं उनको नर बदियाकृत कर दिया जाता है। तो या बुलडोजर कास्टेटर के द्वारा, या फिर उनकी जो नसबंदी वगैरह करी जाती है, कि इलास्टेटर जो आपका रबर आता है उसके द्वारा भी कर दी जाती है, या ऑपरेशन करके भी बाहर निकाल दिए जाते हैं उसके अंड कोशिकाओं को, तो उसके द्वारा भी किए जाते हैं। तो अपना जो राइट आंसर होने वाला क्या है? तो मुर्गे के लिए पूछा है तो उसे क्या कहते हैं? कैम्पन कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है कि एक कड़कनाथ या कड़कनाथ मुर्गी कितने अंडे सेने का कार्य करती है? तो मैं सबसे पहले ये फैक्ट बता दूँ आपको कि जो सबसे ज़्यादा अंडे सेने की क्षमता होती है वो कड़कनाथ मुर्गी की होती है, कि सर्वाधिक अंडे सह सकती है। और सहने का मतलब क्या होता है कि जब अंडे को अपन उसको अच्छा क्लाइमेट देकर और उनसे बच्चे निकालते हैं ना, तो उसे ही सहना कहते हैं, या उसे उचित टेम्परेचर प्रोवाइड करवाना ही सहना कहलाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 है 1 से 2 अंडे, 4 से 5 अंडे, 7 से 8 अंडे, या 8 से 10 अंडे। तो आई होप सभी लोगों को पता ही होगा कि सबसे ज़्यादा जो अंडे सहने की क्षमता होती है वो कड़कनाथ मुर्गी की होती है, और वो ऑलमोस्ट कितने 8 से 10 अंडे आराम से सह सकती है। ये कई बार 8 से 12 भी आ जाते हैं, लेकिन 8 से 10 आप सभी लोग याद रखिएगा। ऐसे ही ऑप्शन आएंगे, इससे ज़्यादा वेरिएशन वाला ऑप्शन आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ता हूँ। इसके अलावा बात करूँ कि कृत्रिम विधि से चूजे प्राप्त किए जाते हैं। और जैसे कि अपन ने बात किया कि जो अपन ने अभी पिछले क्वेश्चन के अंतर्गत कि आपके सामने जो सबसे ज़्यादा अंडे सेह सकती है, तो अगर ये क्या होगा? प्राकृतिक तरीका। लेकिन यही सेहना अगर आप कृत्रिम तरीके से करते हो, है ना, कृत्रिम तरीके से चूजे प्राप्त करना, तो कृत्रिम तरीके से सहेंगे तभी चूजे प्राप्त होंगे। मैंने पहले ही बता दिया ये चीज़ तो उससे क्या कहते हैं कृत्रिम तरीके से? तो हाइड्रेटर से करते हैं, या कार्बोरेटर से करते हैं, इंक्यूबेटर से करते हैं, या इंसेमिनेटर से करते हैं? तो ये काफ़ी मिलते-जुलते से ऑप्शन हैं। तो आई होप सभी लोगों को पता ही होगा। जो इंक्यूबेटर एक मशीन आती है उसके अंदर इनको अनुकूल वातावरण या फिर उन्हें टेम्परेचर दिया जाता है और उसके द्वारा चूजे प्राप्त किए जाते हैं अंडों से। तो वो किसके द्वारा होता है? इंक्यूबेटर के द्वारा होता है। ये एक मशीन होती है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, चूजे खरीदने का उपयुक्त समय होता है।
कि चूजे आपको कौन से मौसम में खरीदने चाहिए, जिससे कि उनकी मृत्यु दर भी कम हो सके, या फिर उनको उचित क्लाइमेट भी मिल सके, या फिर वो एडोप्टेशन जल्दी से हो सके जहाँ पे आप रखना चाहते हो, है ना। तो शरद ऋतु में खरीदना चाहिए, बरसात ऋतु में, बसंत ऋतु में, या गर्मियों में। तो ऑब्वियसली सभी लोगों को पता ही होगा कि अपन जो बसंत ऋतु होती है वो सबसे उपयुक्त ऋतु होती है उसके अंदर, क्योंकि वो ज़्यादा ना गर्म होता है ना ज़्यादा ठंडा होता है। तो उसके अंतर्गत उपयुक्त माना जाता है क्या, कि जो परचेज़ करने का टाइम होता है चूज़ों को, वो। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, जो बूडर घर में अधिक नमी, यानी कि जो आपके पोल्ट्री वाले पक्षी वगैरह या जो रहते हैं, तो उनको रखने के अंदर जब 90% से ज़्यादा नमी हो जाती है तो उनसे कौन सा रोग होने का खतरा रहता है या प्रबलता हो जाती है कि इनकी संभावना बढ़ जाएगी। तो खूनी दस्त या कोक्सीडियोसिस बोलते हैं, या रानीखेत, या श्वसन रोग, या मेरेक्स। तो ऑब्वियसली सभी लोगों को पता ही होगा कि जब 90% से अधिक नमी हो जाती है तो उनको खूनी दस्त या कोक्सीडियोसिस बीमारी हो जाती है, तभी तो उनका इससे अधिक नमी नहीं रखते। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, आपके सामने आता है चूजे प्राप्त करने हेतु अंडे की संग्रहण विधि कितने दिन की होनी चाहिए। अगर अपने को चूजे प्राप्त करने हैं तो अंडे को संग्रहण करने का टाइम होता है, तो वो कब तक कर सकते हैं, तो 1 से 2 दिन तक, 3 से 7 दिन, 7 से 10 दिन, या 15 से 20 दिन। तो ऑब्वियसली सभी लोगों को पता ही होगा कि 3 से 7 दिन के अंतर्गत अपन उस अंडे को संग्रहण कर सकते हैं, अगर अपने को चूजा प्राप्त करना है तो। और अगर वैसे ही यूज़ करना है तो फिर अपन आगे तक यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अपने चूजा चाहिए तो 2 से 7 दिन अपने लिए फेवरेबल टाइम होता है। अगर मैं बात करूँ मुर्गीधर नहीं है, ये मुर्गी घर है ना, मुर्गी घर। तो मुर्गी घर की बिछावन मीटर मीटर नहीं है, ये लीटर में है ना, लीटर बोलते हैं उसे, है ना, लीटर। जो मुर्गी का बिछावन होता है या वो रहता है उसे लीटर बोला जाता है। तो लीटर की मोटाई रखनी चाहिए, तो लीटर के अंदर जो बिछावन बिछाया जाता है उसके अंदर नीचे, तो उसकी मोटाई कितनी होनी चाहिए फ्रेंड्स, 1 से 2 इंच, 2 से 3 इंच, या 3 से 4, या 4 से 6 इंच। तो ये काफ़ी क्लोजली ऑप्शन दिया गया है। तो आई होप कि आप सभी लोगों को पता ही होगा कि जो 4 से 6 इंच की जो उसकी लीटर की जो बिछावन है वो रखी जाती है, कितनी इंच की, 4 से 6 इंच की। तो वो क्या होती है, उपयुक्त रहती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। इसके अलावा मैं बात करूँ, ब्रॉयलर को लगभग किस उम्र पर बेच देना चाहिए। जो आपका ब्रॉयलर होता है और एक लेयर होता है, तो लेयर का अपन ने बता ही दिया कि अंडे देने वाले मुर्गियों को क्या बोलते हैं, लेयर बोलते हैं। और जिनको मांस के लिए पाला जाता है उसे क्या बोला जाता है, ब्रॉयलर कहा जाता है। तो वो किस उम्र में अपने को बेच देना चाहिए, कि उपयुक्त उम्र क्या होती है कि हाँ अब इसके बाद में अपने को बेच देना चाहिए। तो आपके सामने 2 सप्ताह, 4 सप्ताह, 6 सप्ताह, या 8 सप्ताह। तो आई होप कि आप सभी लोगों को इस चीज़ का पता ही होगा कि 6 सप्ताह होते हैं और वो उपयुक्त होता है। 6 सप्ताह के अंतर्गत अपने को इनको भेज देना चाहिए। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है, कुक्कुट या मुर्गी पालन में ब्रॉयलर है। तो जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया इस चीज़ की, तो अंडे देने वाली मुर्गी, मांस देने वाली मुर्गी, या मांस देने वाली मुर्गी व मुर्गा, निम्न में से कोई नहीं। तो अंडे अपने को पता है कि मांस देने वाली मैंने पहले ही बता दी। तो इसके अंतर्गत दोनों ऑप्शन है ना, तो मुर्गी ही होगी या मुर्गा होगा। तो ऑब्वियसली अगर उसमें एग का बात आता है, एग के लिए तो हमेशा मुर्गी होती है, कि मुर्गे कभी एग नहीं देते। लेकिन इसके अंतर्गत बात कर रहे हैं किसकी, ब्रॉयलर किसे कहेंगे, जो मांस के लिए उत्पादन किया जाता है या मांस के लिए पाले जाते हैं। तो इसके अंतर्गत मुर्गे और मुर्गी दोनों ही इंक्लूड होंगे। तो ऑब्वियसली बात है कि ऑप्शन नंबर अपना 3 राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप विशेष थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि काफ़ी बार एग्जामिनर घुमा के पूछ लेता है, उससे आप लोगों को पता भी नहीं चलता। और अपन क्या करते हैं, ऊपर से पढ़ते हैं पहला आंसर हाँ भैया, कि इसके अंदर मुर्गियों को क्या पाला जाता है, किस लिए पाला जाता है, बस वो किया और आंसर टिक कर देते हैं। तो अपने को ऑप्शन सभी को रीड करने हैं और एक बार सोचना है कि इसका राइट आंसर क्या है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलूँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है लेयरिंग मुर्गी का अंडा देने की अवधि होती है। यानी कि जो लेयर होते हैं, लेयरी नहीं है ये लेयर है, हाँ, जो लेयर होते हैं, यानी लेयर किसे बोलते हैं, जो मुर्गी अंडे देती हैं उन्हें क्या बोलते हैं, लेयर। और अगर मैं बात करूँ जो अंडे देने की अवधि होती है वो कितनी होती है, तो 22 से 42 सप्ताह तक होती है, 43 से 62 सप्ताह होती है, 63 से 72 सप्ताह, या 20 से 72 सप्ताह तक होता है। तो मैंने बता ही दिया कि लेयर किसे कहेंगे, जो अंडे देती है। अगर उसकी बात करूँ मैं आपको कि जो मांस देने वाली होती है उसे क्या कहते हैं, तो मांस देने वाली को अपन ने पहले ही बात किया कि जो ब्रॉयलर होगा तो उसे क्या कहेंगे, जो मांस देने वाली होती है। तो अंडे देने वाली को अवधि कितनी होती है, कितनी अवधि तक अंडे देते हैं ये मुर्गियाँ लेयरिंग वाली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, जो ऑप्शन नंबर 4 है वो एकदम राइट आंसर हो जाएगा। 20 से 72 सप्ताह तक वो अंडे देना
प्रारंभ करती है और 72 सप्ताह तक देती है वो, है ना। उसकी 20 सप्ताह से लेकर 72 सप्ताह के पीरियड, बीच का पीरियड होता है, उसके अंतर्गत वो क्या करती है, एग्स देती है। चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुर्गी पालन व्यवसाय के कुल खर्च का कितना प्रतिशत खर्चा आहार पर देना चाहिए। कि जैसे कि अपन ने पोल्ट्री फार्म लगा रखा है, उसके अंतर्गत जो अर्निंग हो रही है ना, या फिर मैं बात करूँ कि उसके ऊपर जितना कुल खर्चा कर रहे हैं ना, तो उसका कितना प्रतिशत उसके आहार पे देना चाहिए। अगर उनका बात करूँ कि जैसे कि रहने का हो गया, उसका अदर खर्चा हो गया, कि लाइट प्रोवाइड करवाना हो गया, सब कुछ, तो उसके खर्चे के अलावा कि अपने को उसके ऊपर कंप्लीट खर्चा कर रहे हैं, उनमें से कितना परसेंट तो ओनली उसके आहार पे होना चाहिए फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन कई बार पशुओं के लिए भी पूछ लिया जाता है, तो पशुओं का भी आपको याद रखना है। तो पहले मैं इस क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। 30 से 40%, 60 से 70, 50 से 60 या 80 से 90%। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, 60 से 70% अपने को क्या करना चाहिए, कुल खर्चे में से 60 से 70% खर्चा अपने को उसके आहार पे करना चाहिए, है ना, ताकि पशु या फिर अपना जो बर्ड्स वगैरह है वो क्या रहे, स्वस्थ रहे। तो 60 से 70% ही अपन क्या करते हैं, पशुओं के अंदर भी इतना ही खर्च करते हैं, है ना, कुल खर्च का। अगर इसके अलावा मैं बात करूँ कि आपके सामने जो अपन ने पूरे 20 क्वेश्चन अपन ने सोल्व कर लिए, अगर ये सेशन आप लोगों को पसंद आता है तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने फ्रेंडों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलो थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ में फिर नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।